नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आप सभी के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ। विशेषकर आरपीएससी की जो परीक्षाएं होती है, इसके अलावा जो आरएसएसबी की परीक्षाएं होती है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना ज्योग्राफी का जो सिलेबस है बहुत ही शानदार तरीके से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सभी साथी अवश्य जुड़े और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज अपन देखने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस पर अपन विचार करेंगे आज। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। शुरू करते हैं आज की क्लास की पृथ्वी अंदर से कैसी है, इन्हीं शब्दों के साथ में कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं भावों, इन्हीं विचारों, इसी जोश और जज्बे के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला बिंदु कि पृथ्वी जो है उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी अंदर से है कैसी। तो इसके कौन से प्रमाण ऐसे हैं जो हमें बताते हैं वास्तव में कि पृथ्वी अंदर से ऐसी रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह के जो प्रमाण है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे और कितना वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि वास्तव में पृथ्वी अंदर से है ऐसी, है ना। तो उन सभी पहलुओं पर बारी बारी से अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पृथ्वी अंदर से कैसी है, इस पहलू को अपन देखो समझेंगे, वो प्रमाण भी देंगे कि वास्तव में पृथ्वी अंदर से ऐसी हो सकती है। पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। अब जो भी पृथ्वी के ऊपरी भाग में, ऊपरी शेप में विभिन्न प्रकार के जो भूविन्यास देखने को मिलते हैं या उसकी स्थलाकृतियां देखने को मिलती है, सब कहीं न कहीं उसके अंदर होने वाली विभिन्न जो प्रक्रियाएं है उसका परिणाम है। भूगर्भ के अंदर अंतर्जात और बहिर्जात दो तरह की प्रक्रियाएं चलती है। एक तो अंतर्जात जो भूगर्भ के अंदर घटित होती है, जैसे कि अपन भूकंप कह सकते हैं, ज्वालामुखी कह सकते हैं, शैवन धाराएं जो आर्थर होम्स ने दिया था उसकी बात कर सकते हैं। तो ये धरातल के आंतरिक भाग में घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं, तो इनको अंतर्जात प्रक्रियाएं कह सकते हैं। कुछ ऐसी जो बहिर्जात प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि प्रवाहित हवा है, प्रवाहित जल है, प्रवाहित समुद्री धाराएं है, हिमानिया है, आदि भी धरातल के ऊपरी भाग में विभिन्न प्रकार के चेंजेज है वो लाती रहती है ना। तो ये सब प्रक्रियाएं अनवरत रूप से चलती रहती है, तो धरातल को एक विभिन्न प्रकार का आकार है वो देती रहती है, ठीक है। अब अंतर्जात प्रक्रियाएं कौन कौन सी है जो वास्तव में हमें ये बताती है कि पृथ्वी के ऊपर जो भूविन्यास बनता है वो इस प्रकार से बनता है, वो प्रक्रिया कौन कौन सी है। तो जब अंतर्जात प्रक्रियाओं की बात आते हैं तो बल और प्रक्रिया दो वर्ड आते हैं मेरे साथियों, अंतर्जात बल और बाह्य बल, अंतर्जात प्रक्रिया और अंतर्जात बहिर्जात प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया एक प्रोसेस है, और यदि हम कहें तो बल और प्रक्रिया दोनों लगभग सेम है, ठीक है ना, लगभग दोनों सेम है। यहाँ पे जैसे प्रवाहित हवा है, हवा अपना काम करती है उसका प्रक्रिया है, लेकिन हवा के अंदर जो गतिज ऊर्जा जो काम कर रही है वो उसका बल है ना। दोनों प्रक्रिया, दोनों चीजें लगभग सेम होती है। तो वे प्रक्रियाएं जो धरातल के अंदर प्रकट होकर के, अंतर्जात की बात करें तो धरातल के अंदर प्रकट होकर के भूतल पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाती है साथियों, उसे अंतर्जात प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी वोल्केनो आ गया, शैवन धाराएं आ गई, गुरुत्व बल आ गया, आदि आदि। तो ये सारी बिंदु जो है, सारी जो प्रक्रियाएं हैं धरातल के अंदर घटित होती है और विभिन्न प्रकार के चेंजेस है वो लाती है। तो हम कह सकते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी, शैवन धाराएं, गुरुत्व बल सभी अंतर्जात प्रक्रियाएं है। अब पृथ्वी में कंपन होता है, तो कंपन होने के पीछे कारण क्या है, तो हम देखते हैं कि धरातल के अंदर मुख्य रूप से मैग्मा भंडार है, और वहां जो बनने वाली गैस है, ऊपर की जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर दबाव बनाती है, इसके कारण जो प्लेट है उसमें कंपन पैदा हो जाता है। तो ये चीजें हम देखेंगे आगे विस्तार से अपन जानेंगे। ज्वालामुखी वो क्या है कि जो मैग्मा भंडार है वहां से एक नली के माध्यम से, प्रख नली के माध्यम से, एक क्रेटर होल के माध्यम से जो लावा है उसका बाहर निकलना, यह प्रक्रिया है एक प्रकार ज्वालामुखी, जिसके तहत धरातल के आंतरिक भाग से तप्त, द्रवित और
जलवाष्प, विभिन्न चट्टानों के टुकड़े आदि बाहर निकलते हैं धरातल के ऊपर। तो ये क्या है, एक प्रोसीजर है। ठीक है, अब श्रवण धाराओं की चर्चा अपन करेंगे। तो रेडियो धर्मी तत्व अंदर पाए जाते हैं, और ये रेडियो धर्मी तत्व जैसे मुख्य रूप से यूरेनियम के भंडार, जितने भी ऊर्जा है, जितने भी खनिज है, सब जमीन के अंदर ही तो है। तो जहां ये भंडार ज्यादा है उन भागों में मुख्य रूप से ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है, यानी अधिक ऊर्जा वाले स्थान से न्यूनतम ऊर्जा वाला जो भाग उस ओर एक प्रकार से उसका सतत प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, तो उसको श्रवण धारा कहते हैं। ग्रेविटी फोर्स, तो अपन देखते हैं कि धरातल के अंदर कई ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक ग्रेविटी फोर्स पाया जाता है, काफी ऐसे क्षेत्र है जहां पे बहुत कम ग्रेविटी फोर्स वो पाया जाता है। तो धरातल के अंदर पाए जाने वाले जो तत्व है उसी के आधार पर, वो जो पदार्थ है उसी के आधार पर मुख्य रूप से ग्रेविटी जो फोर्स है वो कम और अधिक देखने को मिलता है। अब है बहिर्जात प्रमुख प्रक्रियाएं। यदि बहिर्जात प्रक्रियाओं की बात अपन करें मेरे दोस्तों, तो बहिर्जात प्रक्रियाएं कौन सी है जो धरातल के बाहर घटित होती है? वे प्रक्रियाएं जो धरातल के बाहर सूर्य से ऊर्जा लेकर के, अब जो भी बहिर्जात प्रक्रियाएं हैं जैसे कि प्रवाहित हवा है, प्रवाहित जल है, ये अपनी ऊर्जा कहां से लेते हैं? सूर्य से। तो सूर्य से ऊर्जा लेकर के ये प्रकट होकर के भूतल पर क्या लाती है? चेंजेस लाती है, परिवर्तन लाती है। ठीक है, जैसे प्रवाहित हवा, प्रवाहित जल और हिमानी। इसके अलावा समुद्री लहरें, समुद्री लहर, तो ये भी एक प्रकार से कहें तो कौन सी है? बहिर्जात प्रक्रिया है। हिमानिया है, समुद्री लहरें है, ज्वार भाटा है, आदि आदि सभी प्रक्रियाएं कौन सी है? बहिर्जात प्रक्रियाओं में शामिल की जाती। तो यहां से प्रश्न जो आता है मुख्य रूप से आता है कि अंतर्जात प्रक्रिया कौन सी है और बहिर्जात प्रक्रिया मुख्य रूप से कौन सी है। इस तरह का प्रश्न कई बार पूछते हैं, तो हमें बेसिक सा उत्तर आपको देना है कि जो धरातल के अंदर घटित होती है वो अंतर्जात है, जो बाहर प्रकट होकर के धरातल में चेंज लाती है वो बहिर्जात प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखो। अगला बिंदु है पृथ्वी की आंतरिक जानकारी, संरचना की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत की बात मेरे दोस्तों आती है, तब हमें इसको दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो प्रकार से हम इसको बांटते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अप्रत्यक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण कौन से होते हैं? जिसको देखते ही हमें मालूम चल जाए वास्तव में कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। जैसे कि हमें किसी भाग विशेष में चट्टान का टुकड़ा मिल गया, चट्टान मिल गई, और उस चट्टान को अपने देखा, देखते हमें पता लग गया कि चट्टान इस प्रकार की है। जैसे कि जमीन के अंदर से ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो लावा निकला। अब लावा कहां से आता है? ज्वालामुखी तहत निकला लावा, यह जमीन के अंदर से आता है। तो हमें पता है कि पृथ्वी लावे का यदि हम किसी प्रयोगशाला के अंदर ले जाकर के उसका यदि अपन एक्सप्लेन करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उसके सेलों की संरचना की जानकारी हासिल करते हैं, उसमें कौन से खनिज और तत्व है उसकी जानकारी हासिल करते हैं, तो मालूम चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर से लवाया है, तो अंदर से पृथ्वी है कैसी, ये भी हमें पता लग जाता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि चट्टान हमें कहीं मिलती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ज्वालामुखी के तहत लावा अंदर से बाहर है, उसको अपन ने देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। सीधा देखते हमें मालूम चल जाता है कि वास्तव में पृथ्वी अंदर से इस प्रकार की है। अब दूसरा आता है अप्रत्यक्ष प्रमाण। अब अप्रत्यक्ष कौन से हो गए? जिसको सीधा नहीं देख सकते अपन, लेकिन एक अनुमान लगाते हैं, एक गैस लगाते हैं कि वास्तव में पृथ्वी अंदर से इस तरह की रही होगी। जैसे तीन वर्ड आते हैं इसके अंदर, एक तो ताप, एक दाब, एक घनत्व। ये ऐसे क्षेत्र है, ताप ताप घनत्व है, जो जो धरातल के अंदर अपन पहुंचते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। इसका मतलब पृथ्वी अंदर से गर्म है। इसके लिए कहा जाता है जो भूप्रपट्टीय जो क्रस्ट है उसमें 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है। एक बेस अनुमान है ना, एक आधार है किसमें? भूप्रपट्टी के अंदर। तो यदि इस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है तो अपन मान सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से गर्म है, और गर्म इसका मतलब अंदर वो तत्व है जो काफी ऊष्मा छोड़ते होंगे, है ना। दाब, चट्टानों, यदि अपन जमीन के अंदर जाते हैं तो ऊपरी चट्टानों का भार बढ़ता है, भार बढ़ने से अंदर की चट्टानें जो है काफी सघन है और उनमें दाब ज्यादा है, घनत्व है, डेंसिटी बहुत ज्यादा अंदर की ओर, ये है ही है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा हो गया? जैसे उल्का पिंड। अब उल्काएं जो होती है मुख्य रूप से क्या है?
जब पृथ्वी का निर्माण, ग्रहों का निर्माण हुआ, तो ये मुख्य रूप से ग्रहों के अवशेष कह सकते हैं इसको। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था या ग्रहों का निर्माण हुआ था, तो कुछ अवशेष अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में खुले छूट गए। अब वो क्या कर रहे हैं? ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, सौर मंडल में विचरण कर रहे हैं। कभी कभार ये उल्का पिंड आपस में इनकी रगड़ होती है, जैसे अपन कहते हैं तारा टूट गया। तो तारा टूटने का मतलब कोई रियल में तारा टूट के नहीं आ रहा होता है, यही उल्का पिंड इनमें आपस में घर्षण होता है, चिंगारी पैदा होती है और हमारी भ्रांति होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा है, दादी है, नाना नानी ने वही कहानियां सुनाई है कि ये तारा टूट करके कहीं गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, उल्काओं का घर्षण होता है वो। तो वही उल्काएं, उनको देख के अपन अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी है, क्योंकि ये उल्का कभी कभार धरातल के ऊपर नीचे गिर जाते हैं। इन उल्का पिंडों को देख के हम आभास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से इस तरह की रही होगी, है ना। हालांकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से उल्का का सीधा संबंध नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल किया गया है, क्योंकि पृथ्वी निर्माण से ऐसा माना जाता है कि ये उल्काएं पृथ्वी के निर्माण के समय से छूटे हुए अवशेष हो सकते हैं, लेकिन ये सीधा प्रमाण नहीं है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि चुंबकत्व है, चुंबकीय बल, है ना, चुंबकीय बल। इसके अलावा अपन देखते हैं ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, तो ये जो बल है, चुंबकीय बल है, गुरुत्व बल है, ग्रेविटी फोर्स है, ये भी कौन से प्रमाण है? अप्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि ये भी हमें सीधा प्रमाण नहीं देते। हम गैस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वास्तव में कहीं जो अपन ग्रेविटी फोर्स देखते हैं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। कई ऐसे क्षेत्र भी है, जैसे अटलांटिक महासागर में जो कैरेबियन सागर है, वहां पे जो ट्राइंगल बनता है ना, बरमूडा ट्राइंगल जिसको कहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी फोर्स है, तो कहीं ये ज्यादा है, कहीं कम है। इस बेस पे भी अपन अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी जहां पे ये फोर्स ज्यादा है, वहां वैसे वो तत्व हो सकते हैं जो अधिक आकर्षण या वस्तुओं को आकर्षित करते होंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्षेत्र है जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, और ये जो है चट्टान और ज्वालामुखी के तहत निकला जो लावा है, वो कौन से है? प्रत्यक्ष स्रोत। बारी बारी से प्रत्येक की अपन देखते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत की अपन बात करते हैं, तो ये धरातलीय चट्टान, जो धरातलीय चट्टान मुख्य रूप से जो अपन ने जहां कहीं से भी चट्टान का टुकड़ा लिया उसकी जानकारी हासिल कर ली। ये चट्टानें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खनन से प्राप्त होती है, अपन कहीं खान खोदी और खान के अंदर जो पत्थर निकला, जो सील निकली, जो चट्टान निकली, उसका अध्ययन अपन ने कर लिया, तो पता लग गया कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। लेकिन खनन जो है साथियों, मुख्य रूप से ये जो खनन कार्य है, अब तक 4 किलोमीटर की गहराई, कितनी गहराई है? 4 किलोमीटर की गहराई तक खान खोदी गई है। दक्षिण अफ्रीका में जो स्वर्ण खदानें हैं मुख्य रूप से, वो 4 किलोमीटर की गहराई तक की सेलें खदानें हैं। अब उससे अधिक जानकारी हमें है नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो अंदर से कितनी है? यदि पृथ्वी का एक सिरा शंक्वाकार अपन काट लें, तो ये इसका यदि केंद्र मान लें पृथ्वी का, तो यह है 6370 किलोमीटर। एनसीईआरटी 2000, एनसीईआरटी बुक क्लास 11 के अकॉर्डिंग, है ना, ये इसका सेंटर है 6370 किलोमीटर। अब जब केंद्र 6370 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर क्या मायने रखता है भाई? 6370 है जब, तो उसमें 4 किलोमीटर क्या मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता। तो अंदर की बात तो अपन जान नहीं पाए, अपन तो 4 किलोमीटर पहुंचे खनन कार्य के माध्यम से। दूसरा है परियोजनाएं चलती है, और वो परियोजनाएं कौन सी चलती है? जैसे कि प्रवेधन, ठीक है ना। वह तीसरा बिंदु है ज्वालामुखी, ठीक है। तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर प्रवेदन, भाई चट्टानों की जानकारी हमें प्रवेदन से मिलती है, और ज्वालामुखी के तहत निकला जो लावा उसे मिलती है। अभी चर्चा करने की थी। प्रवेदन जो मुख्य रूप से होता है, ड्रिल सिस्टम जो होता है, उसकी दो परियोजनाएं हैं। ड्रिलिंग सिस्टम की दो परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो है कि जो डीप ओशंस है, गहरे समुद्र है, उन गहरे समुद्रों के अंदर प्रवेदन होता है। डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलता है, जिसके तहत जो समुद्र काफी गहरे है वहां ड्रिल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऐसी मशीनें अब तक अपने पास है नहीं विश्व में कहीं पर भी।
जो काफ़ी गहराई तक पहुंच सके। और बहुत अधिक गहराई में पहुंचना भी थोड़ा सा नामुमकिन इसलिए कि अंदर की जो चट्टानें काफ़ी गर्म है, क्योंकि लावा इसका प्रमाण है, जो काफ़ी तप्त चट्टानों का पिघला और रूप आता है, तो वहाँ मशीन क्या चीज़ है जो नहीं पिघलेगी, है ना। तो गहरे प्रवेदन, गहरे समुद्र के अंदर प्रवेदन परियोजना चलती है। और दूसरी है समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, इंटीग्रेटेड जो ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो दो तरह की परियोजना चलती है, तो गहरे समुद्रों में एक समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। अब जो आर्कटिक है, आर्कटिक जो महासागर है, इस महासागर के अंदर अब तक जब महासागरीय प्रवेदन की बात अपन करें तो जो प्रमाण आता है वो है कोला नामक क्षेत्र के अंदर। कोला क्षेत्र के अंदर अब तक जो प्रवेदन हुआ है वो 12 किलोमीटर का हुआ है। कितना हुआ है? 12 किलोमीटर का। तो आर्कटिक महासागर में अंदर अब तक कहां गया, कितने गए अपन? कोला क्षेत्र में मात्र 12 किलोमीटर गए हैं। तो प्रवेदन प्रयोग जो सिस्टम है उसके तहत ही अपन मात्र 12 किलोमीटर पहुंचे हैं। तो भाई कहां 6,370 किलोमीटर, कहां 12, बहुत कम पहुंचे ना। इसलिए पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना की जानकारी जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण विशेष नहीं है। लेकिन तीसरा जो आता है वो है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के तहत निकली जो चट्टानी टुकड़े हैं, प्रमुख गैस है, जलवाष्प है और जो लावा है, उसकी जांच करके अपन इसका पता लगा सकते हैं। अब समस्या ज्वालामुखी में आती है कि लावा कितनी गहराई से आता है, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है ना। एक अनुमान है, अभी बताऊंगा मैं कि कितनी गहराई से आता है, कितना गहराई से इसको माना गया, लेकिन इसके विशेष तौर से अपन कहें तो सिर्फ अनुमान है, प्रमाण इसके वास्तविक नहीं है। अब तक सबसे गहरा गर्त, अभी मैंने कहा था आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र के अंदर, बहुत बार पूछते हैं इसको। तो कोला क्षेत्र के अंदर 12 किलोमीटर कितना गहरा किया गया है? अधिकतम 12 किलोमीटर तक की गहराई तक किया गया है। और तीसरा प्रमाण जो मुख्य रूप से आता है वो ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार के तहत निकला हुआ जो लावा, इसके भी दो रूप है। जब ये बाहर आता है धरातल पर लावा कहलाता है, धरातल के अंदर जब है तब क्या कहलाता है? मेग्मा कहलाता है। ठीक है, घर में छोटू बाहर मोटू हो गए ना, यहां टीना वहां मीना, जो भी है। तो लावा और मेग्मा अवस्थिति के आधार पे उसके दो नाम हो गए। तो धरातल पर आता है तो इसको अन्वेषण के बाद में गहराई की चट्टानों की जानकारी इससे प्राप्त होती है, लेकिन बेसिक तौर पे अपन इस तक नहीं पहुंच पाए कि ये कितनी गहराई से जो है वो आता होगा। इसके बारे में विशेष प्रमाण अपने पास में साथियों नहीं है। अप्रत्यक्ष स्रोत से अभी मैंने चर्चा की थी, पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर गहराई बढ़ने के साथ में तापदाब और घनत्व में वृद्धि होती है। तो तापदाब घनत्व से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब ताप बढ़ता है तो मान सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, और गर्म इसलिए कि अंदर वैसे तत्व है जो काफी ऊर्जा निर्मुक्त करते होंगे। दाब, सेलों का प्रेशर दाब बढ़ता है, उसके कारण भी आंतरिक चट्टानें जो उसका स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि कायांतर है। हम सेलें पढ़ेंगे, आग्नेय सेल जो बनती है, रूपांतरित जो सेल बनती है, जो औषधि बनती है, तीनों की प्रक्रिया और उसमें कौन सी सेलें हैं उस पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तब दाब से होने वाले जो परिवर्तन, जो कायांतरण, जो रूपांतरण है, उस पर भी अपन विस्तार से समझेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें आता है उल्काएं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्का। अप्रत्यक्ष है ये, प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी की आंतरिक जानकारी की से संबंध इसका सीधा नहीं है। समझ रहे बात को? माना गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कुछ पिंड छूट गए होंगे, कुछ भाई एक पत्थर को तोड़ते हैं उसके कारण टुकड़े तो बिखरते होंगे, कचरा तो बिखरता ही होगा। तो वही उल्का उस समय पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, या चंद्रमा अलग हुआ था, बिग स्प्लिट हुआ था, चंद्रमा से 1 से 3 गुने आकार, मंगल से 1 से 3 गुना आकार का जो पिंड है जब पृथ्वी से टकराया होगा, उससे से पृथ्वी का हिस्सा टूट कर चंद्रमा बना होगा। वो बताएंगे आपको, जो बिग बैंग की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार है, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसका। तो उल्काएं जो है वही पिंड है, तो जो कभी धरातल पर पहुंचती है तो इनका वैज्ञानिक परीक्षण करके अनुमान लगाया जाता है कि यह पृथ्वी अंदर से ऐसी है। हालांकि उल्काओं का पृथ्वी की आंतरिक जानकारी से कोई सीधा संबंध नहीं है, समझ गए? सीधा नहीं है, अप्रत्यक्ष, इसीलिए इसको कहा गया है। ध्यान से देखना, कोई यदि दिक्कत आए, किसी तरह का डाउट हो तो आप क्लियर का जरूर करना, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना।
तीसरा है अन्य स्रोत, जिसमें गुरुत्व है, ग्रेविटी फोर्स है, चुंबकीय क्षेत्र है, भूकंप संबंधित जानकारियां हैं, अर्थक्वेक से संबंधित जानकारियां हैं, वो भी मुख्य रूप से हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के एक अनुमान में अपना सहयोग करते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्व बल समान नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखीय प्रदेश में कम पाया जाता है। इसके पीछे तो कारण यह है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि यह भूमध्य रेखीय प्रदेश है और इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है। तो ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से कुछ, भाई कहने का मतलब ध्रुवीय जो है भाग है इस प्रकार से दबा हुआ है, भूमध्य रेखा से उभरी हुई है। तो भूमध्य रेखा से उभरी होने के कारण क्या है, अरे ठीक है, तो उभरी होने के कारण क्या है कि इसकी ये वाली जो भाग है, केंद्र जो है ना इसका, इससे से ये दूरी तो कम है और ये वाली दूरी है ना ये ज्यादा है। तो ऐसा मानते हैं कि भाई अंदर पृथ्वी जो इस प्रकार की भी है, लेकिन जो गुरुत्व फोर्स है ना, ग्रेविटी फोर्स है, वो ध्रुवों पर तो ज्यादा लगता है और भूमध्य रेखा पर कम लगता है, क्योंकि यहाँ मोटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस साइड में इसका जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर मानते हैं, और इस साइड वाला जो व्यास है ना, इस साइड वाला व्यास वो मानते हैं 12,714 किलोमीटर। इतना फर्क बताते हैं इसके, समझ गए? इस कारण से हो सकता है, अब जो भी है। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है। जो ग्रेविटी फोर्स है उसका मान भी पदार्थ जो है उसके द्रव्यमान के आधार पर बदलता रहता है। एक शब्द आता है गुरुत्व विसंगति। तो अभी मैंने कहा था पृथ्वी पर सभी जगह समान गुरुत्व बल नहीं लगता। तो एक धरातल है, इस धरातल पर अपन देखते हैं, इस धरातल पर यहां जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, यहां कोई वस्तु है वो फोर्स ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, है ना, और यहां जो वस्तु है उस पर फोर्स है वो कम लग रहा है ना। तो सभी जगह एक समान गुरुत्व बल पृथ्वी पर नहीं है, और जो अलग अलग भिन्न भिन्न गुरुत्व बल यहाँ पे लग रहा है आपके समक्ष, यहां फोर्स कम है, यहां फोर्स ज्यादा है। ये जो विसंगति है ना, दोनों के बीच में जो अंतर है, इसी को ग्रेविटी विसंगति कहा जाता है, गुरुत्व विसंगति कहते हैं। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। आज तक डिफाइन कर ले, पूछ ले कि भाई डिफाइन कीजिए गुरुत्व विसंगति, इसे कहते हैं। आजकल आरपीसी बहुत से अंदर, और आरपीसी के आरएसएस भी बहुत शानदार तरीके से प्रश्न पूछता है। भाई मेरे साथियों, बहुत डीपली, बहुत गहराई से तैयारी करने की आवश्यकता है, छोटी तैयारी से काम नहीं चलने वाला है। चलो जी, भूकंप पे चलते हैं। अर्थक्वेक्स, भूकंप क्या है? भूकंप कैसे पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें ये देते हैं, कितने प्रकार की तरंगें होती है ना, और किस प्रकार से इन तरंगों का प्रमुख प्रभाव है, अपन देखेंगे। अर्थ क्या है? पृथ्वी, भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के प्रकृति में कंपन को ही भूकंप कहा जाता है, यानी धरातल का जो भाग है या उसकी जो प्लेट है उसमें कंपन हो जाता है, वही भूकंप है। भूमि में कंपन, यह पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। और कौन सा? अप्रत्यक्ष। प्रमुख है कौन सा? अप्रत्यक्ष, क्योंकि इसी से कोई लावा थोड़ी ना निकलता, वो ज्वालामुखी से निकलता है, इसीलिए वो प्रत्यक्ष है। ये अप्रत्यक्ष स्रोत है, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो तरंगे है, प्राथमिक जो पी और एस, सेकेंडरी जो वेव्स है, उसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी अंदर से ऐसी होगी। भूकंप प्राकृतिक घटना है जिसके तहत पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है, जो तरंगे उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? तरंगे, वेव्स। प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भाई जहां दरार है, ये दो प्लेट है, उसमें यहां दरार है, ये भाग नीचा है, तो जो ऊर्जा यहां से निकलेगी, तो आपको पता है इसी भाग से ऊर्जा बाहर निकलने की प्रयास करेगी, है ना। और भ्रंश मुख्य रूप से क्या है? दो प्लेटों का संधि स्थल, दो प्लेटों का संधि स्थल, जहां दो प्लेटें आपस में जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। और वो निम्न क्षेत्र होता है, जहां दो प्लेटें मिल रही है, वो क्या है? उनका कनेक्टिविटी है ना, उनका जोड़ है, उनका संधि स्थल है, और वहां वो थोड़ा सा निम्न भाग है,
और निम्न भाग होने के कारण इस क्षेत्र जो है वो आंतरिक दृष्टि से सक्रिय होते हैं। इस कारण से इस भाग में जो है भूकंपीय एक प्रक्रिया अधिक देखने को मिलती है। तो भूप्रपट्टी की सेलों में गहन दरार ही भ्रंश कहलाती है। क्या कहलाती है? गहन दरार। तो दो प्लेटें जहां मिलती है वहीं पे दरार देखने को मिलती है। बताएंगे विस्तार से आपको कैसे, कहां मिलती है। भ्रंश के सहारे दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती है। जहां ऊपर के सेलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस में घर्षण उन्हें बांधे रखते हैं। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय घर्षण का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। परिणाम स्वरूप सेलखंड विकृत होकर के अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, जिस कारण से ऊर्जा निकलकर सभी दिशाओं में गतिमान हो जाती है, जिसको भूकंप कहा जाता है। अब होता क्या देखो, यदि अपन ये मान लें, थोड़ा सा इसको ऐसे समझें भाई, यहां लिखा है दो प्लेटें खिसक जाती है। प्लेटें कैसे खिसक जाती है ये तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। जैसे ये प्लेट और दूसरी ये प्लेट, प्लेट ए और प्लेट बी, समझ गए। अब ये जो सेल्स बनी है तो इसका भी तो आकर्षण है, तो ये प्लेट क्या करती है, इसको अपनी ओर खींचती है और ये प्लेट इसको अपनी ओर खींचती है। हालांकि अपन प्लेट पढ़ेंगे उसमें तीन तरह की गति यहां पे विस्तार से अपन पढ़ेंगे, तीन प्रकार की गति इसकी पढ़ेंगे, वो बताएंगे बाद में। लेकिन यह जो बात है प्लेट में होता क्या, अब होता क्या है, इन प्लेटों के ऊपर भाई सारा स्ट्रक्चर किसके ऊपर है, पृथ्वी माना गया है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार। मॉर्गन है, पार्कर है, मैकेंजी, इन्होंने माना है कि हमारी जो पृथ्वी है प्रमुख रूप से 7 प्लेटों के से बनी हुई है और उस प्लेट के ऊपर सब कुछ है, भूप्रपट्टी उसके ऊपर है। अब भूप्रपट्टी के ऊपर जो भी सेलें हैं उसका दबाव इन पर पड़ता है, दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने से ये प्लेटें क्या करती है, एक दूसरे के विपरीत खिसकने का प्रयास करती है। हालांकि इनका जो आकर्षण है, इनका जो आकर्षण है वो तो क्या करता है, इनको आपस में एक दूसरे की ओर बांधे रखता है, समझ गए। लेकिन जो दबाव पड़ता है इन प्लेटों के ऊपर, और ये दबाव क्या करता है, दबाव इनको एक दूसरे से दूर धकेलता है। जब दबाव अत्यधिक हो जाता है तब ये आकर्षण न्यून हो जाता है और फिर ये प्लेट्स है क्या करती है, एक दूसरे से दूर भाग जाती है। और जैसे एक दूसरे से दूर भागती है तो बीच में ये भाग है जहां दरार नजर आती है और इसी भाग से फिर ऊर्जा बाहर निकलती है। ये ऊर्जा जो है विभिन्न तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। इसी कारण से प्लेट जो है उसमें कंपन हो जाता है और इसी को अपन भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। और इसी से धरातल का जो भूप्रपट्टी के ऊपर जो धरातल है मुख्य रूप से भूप्रपट्टी, उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है उसको अपार नुकसान हो जाता है ना। तो इस प्रकार से यह होता है। अब भूकंप के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, जैसे कि भूकंप उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, फोकस। तो भूकंप का उद्गम केंद्र वह स्थान है जहां से ऊर्जा निकलती है बाहर। भाई ये धरातल है और यहां से ऊर्जा बाहर निकली है ना, तो जहां से ऊर्जा निकली है वो उसका उद्गम केंद्र है, ठीक है ना। यहां दो प्लेटें किसकी ऊर्जा उत्पन्न हुई, यहां से बाहर निकलने का उसने प्रयास किया, तो जहां से ऊर्जा निकलती है वो उसका उद्गम केंद्र कहलाता है। उसको अवकेंद्र भी कहा जाता है, हाइपोसेंटर, अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी उसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है अधिकेंद्र। अब अधिकेंद्र क्या होता है, मुख्य रूप से एपिसेंटर क्या होता है, तो भूतल पर वह स्थान उद्गम केंद्र के जो सबसे नजदीक होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। यहां भूकंप सबसे पहले भूकंप महसूस होता है और यह भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है। जैसे यहां भूकंप का केंद्र है तो इसके ठीक धरातल के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर यह वाला स्थान जो है सबसे पहले भूकंप यहां महसूस होता है और इसको अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अधिकेंद्र, ठीक है ना। यह अधिकेंद्र हो जाता है ठीक 90 डिग्री के ऊपर, ठीक। तो अधिकेंद्र और अवकेंद्र। उसके बाद ये कि प्रमुख तरंगे कौन कौन सी है, तरंग होती क्या, ये तो आपको पता ही है कि जब भूकंप आता है, ठीक है,
और जिस भाग से ऊर्जा निकलती है तो उस ऊर्जा के प्रेशर से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, और वही तरंगे विभिन्न पदार्थों से जब गुजरती है तो उसमें संकुचन या उसमें फैलाव या उसमें उभार या उसमें गर्त बनाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी तरंगे मुख्य रूप से भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है देखते हैं। तो सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। तो स्थल मंडल के लिए अपन ने देखा ही है कि मुख्य रूप से स्थल मंडल कौन सा भाग है, स्थल मंडल कौन सा भाग होता है। तो यदि अपन इसको भूप्रपट्टी पृथ्वी की आंतरिक संरचना मान लें तो अपन देखेंगे कि इसका ऊपरी भाग, ये वाला जो भाग है, इसको अपन बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट या भूप्रपट्टी बोलते हैं। इसके नीचे वाला ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं अपन मेंटल। ठीक है ना, तो मेंटल बोलते हैं इसको। अब दूसरा जो मेंटल वाला भाग है, प्रावार या मेंटल, ठीक है, तो इस भाग का जो ऊपरी भाग है, मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं मोह अशांतत्य। ठीक है ना, दुर्बलता मंडल, मोह अशांतत्य कह दो या दुर्बलता मंडल कह दो। इस दुर्बलता मंडल से ऊपर वाला जो भाग है, यानी भूप्रपट्टी और यह ऊपरी भाग जो है इतना, इसको अपन बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं इसको? स्थल मंडल। समझ गए? तो मुख्य रूप से भूकंप किस में आते हैं? स्थल मंडल में। कारण क्या है? क्योंकि ये तो तरल अवस्था में, ये वाला भाग तो तरल है, और जो प्लेटें हैं अपन यदि पढ़ेंगे, पार्कर है, मैकेंजी मॉर्गन का जो मुख्य रूप से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत अपन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो प्लेटें हैं वो दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। ठीक है, और ये तैर रही, इसका मतलब हिलेगी कौन सी? दुर्बलता मंडल से ऊपरी भाग। इसलिए ऊपर पाए जाने वाली जो प्लेटें हैं उनमें क्या होता है? कंपन होता है, और उसी कंपन की वजह से जो धरातल है उसके ऊपर क्या आता है? वही भूकंप एक प्रकार का। ठीक है, तो भूकंप किस में आते हैं? लिथोस्फीयर या स्थल मंडल में ही आते हैं। स्थल मंडल की गहराई पृथ्वी के धरातल से कितनी मानी गई है? 200 किलोमीटर। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप जो है उसकी तीव्रता किस में मापते हैं? वक्र के माध्यम से मापी जाती है। ठीक है, अगला बिंदु, अगला है भूकंपीय तरंगे मूल रूप से दो प्रकार की होती है। तरंग जो मुख्य रूप से कितने टाइप की है भाई? 2 टाइप की तरंग पाई जाती है। एक का नाम होता है बॉडी वेव्स और एक सरफेस वेव्स। यानी बॉडी वेव्स यानी भूगर्भिक तरंग। पहली कौन सी है साथियों? भूगर्भिक तरंग। और दूसरी कौन सी है? धरातलीय तरंग। भूगर्भिक जो तरंग है वो धरातल के अंदर प्रकट होती है, और अंदर जब चारों ओर स्प्रेड करती है, फैलती है, और चट्टानों के अंदर विकृति लाती है। धरातलीय तरंग सबसे लास्ट में उत्पन्न होती है, धरातल के ऊपरी भाग में प्रकट होती है, और ये सबसे अधिक विनाशकारी भी मानी जाती है। ठीक है, तो बॉडी वेव्स ये मुख्य रूप से पुनः 2 प्रकार की होती है। इसके 2 प्रकार, एक का नाम प्राथमिक पी और दूसरा का नाम है एस सेकेंडरी। प्राथमिक और सेकेंडरी, ये जिसके 2 प्रकार है। ठीक है, अब पी जो है उससे अगली जो तरंग है उसका नाम है पी स्टार। इससे कम दाब वाली तरंग है उसका नाम है एस स्टार। इससे कम दाब वाली जो तरंग है उसका नाम है पीजी। एस से कम दाब वाली तरंग है, कम वेग वाली तरंग है, उसका नाम एस जी। ठीक है, इस प्रकार से इनमें 2 तरंगे और पाई जाती है। वो वेग के आधार पे है, जो तरंग की जो स्पीड है, उसकी गति है, उस बेस पे, है ना, इन तरंगों को है अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और धरातलीय जो होती है, जो एल तरंग होती है, और सबसे विनाशकारी होती है, सबसे अधिक विनाशकारी। कौन सी? धरातलीय। सबसे अधिक विनाशकारी ये होती है, क्योंकि ये क्या करती है? धरातल के अंदर ऊपरी भाग में चलती है साथियों। तो जो विभिन्न प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ मरोड़ देती है, जो संरचना है उसको नष्ट कर देती है, बांध तोड़ देती है, आदि आदि विभिन्न प्रकार की जानमाल का जो नुकसान है वो ये करती है। अगला है भूगर्भिक तरंग। स्टेप बाय स्टेप इसको अपन देखेंगे। भूगर्भिक तरंग, तो ये तरंगे मैंने कहा भी उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती है।
और पृथ्वी के अंदरूनी भाग में स्प्रेड करती फैलती है। ठीक है, और ये तरंगे पुनः दो भागों में बांटी जा सकती है। मैंने भी कहा था इसको पुनः दो भागों में बांटते हैं, किसको? भूगर्भिक तरंग को, क्योंकि मूल रूप से भूकंपीय तरंगे दो ही प्रकार की होती है, एक तो भूगर्भिक एक धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो इसके पुनः दो प्रकार है, प्राथमिक तरंग प्राइमरी वेव्स, और दूसरी है सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे। तो इसके पुनः दो प्रकार हो जाते हैं, किसके? भूगर्भिक के। अभी बताया इनके बारे में। प्राथमिक तरंग की प्रमुख विशेषताएं, जो प्राइमरी वेव्स है उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता है प्राइमरी की, ये तरंग धरातल का सबसे पहले पहुंचती है, धरातल के ऊपर ये जो तरंग है सबसे पहले पढ़ी जाती है। सर्वप्रथम कौन सी तरंग पढ़ी जा रही है? पी तरंग सबसे पहले पढ़ी जा रही है। यह तरंग सबसे पहले पढ़ी जा रही है, कौन सी? पी तरंग। ठीक है, दूसरी विशेषता है कि यह ध्वनि तरंगों के समान है। तो कौन सी तरंग है जो ध्वनि तरंगों के समान है? तो पी तरंग है, या जो प्राथमिक तरंग है वो किसके समान है? ध्वनि तरंगों के समान है। तीसरी इसकी विशेषता है मेरे साथियों की ये तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यमों से ये आसानी से गुजर सकती है। कौन सी? प्राथमिक। चौथी विशेषता इसकी है कि इसके कंपन की दिशा तरंग की जो दिशा होती है उसके समानांतर चलती है। इसका मतलब ये क्या करती है? जिस ओर तरंग की दिशा होती है उस ओर इसमें कंपन होता है, इसलिए ये क्या करती है? सेलों में संकुचन या फैलाव लाती है। ठीक है ना। और पांचवी विशेषता इसकी कौन सी होगी? ये सेलों में दबाव डाल करके क्या लाती है? संकुचन या फैलाव लाती है। ठीक है, ये पांच विशेषता मुख्य रूप से किस तरंग की कर रहे हैं अपन? प्राथमिक तरंग की पांच विशेषताएं मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरी तरंग आ जाएगी अपने पास में, द्वितीयक तरंग, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, है ना, एस तरंग, सेकेंडरी वेव्स, एस तरंग। इसकी क्या विशेषता है? पहली विशेषता है कि ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती है, यानी प्राथमिक पी आने के बाद में कौन सी आती है? सेकेंडरी, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा है? सेकेंडरी वेव्स। दूसरी विशेषता इसकी है कि यह केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है, यह बड़ी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। यही एक विशेषता एस तरंग की है जो ये अपनी भूगर्भिक जानकारी का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करती है, क्योंकि यह ठोस से ही गुजरती है। अब जिस भाग में एस तरंग को पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब उस भाग में ठोस चट्टानें पाई जाती है, या वो भाग कैसा है? ठोस है, क्योंकि लिक्विड और जो एयर वाला क्षेत्र है वहां से ये तरंग नहीं गुजरती, वहां नहीं पढ़ी जाती। तो मुख्य रूप से यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरंग है कौन सी? एस। तीसरा, ये तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। वो जो ऊर्जा की दिशा उसके साथ साथ उसे समानांतर कंपन पैदा करती थी पी वाली, लेकिन ये समकोण पर कंपन पैदा करती है। इस कारण से ये क्या करती है? धरातल के अंदर जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार लाती है या गर्त बनाती है, यानी या तो ऊपर उठाती है या नीचे धंसाती है, या तो गर्त बनाती है या फिर उसमें उभार लाती है। इस प्रकार से ये ऊपर नीचे धरातल को उबड़ खाबड़ कर देती है, भूविन्यास है उसको बदल देती है। लेकिन पी तरंग जो होती है वो क्या करती है? चट्टानों को संकुचित करती है, फैलाती है और संकुचित करती है, इस प्रकार से उसको चेंज करती है। उसके बाद में तीसरे प्रकार की तरंग वो है अपनी धरातलीय तरंग। उससे पहले है तरंगों का परावर्तन। रिफ्लेक्शन की बात आती है मेरे साथियों, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्ट होना, टकरा करके पुनः लौटना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होते? तरंगे क्या करती है? प्रतिध्वनित होकर के वापस लौट जाती है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और एक होता है तरंगों का आवर्तन या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है टकरा करके विभिन्न दिशाओं में चले जाना। तो इसमें तरंगे क्या करती है? प्रतिध्वनित होकर के कई दिशाओं में बिखर जाती है, कई दिशाओं में चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और टकरा कर वापस लौटना, रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये तीसरा टाइप। तीसरा है धरातलीय वेव्स, लैंड वेव्स कहा जाता है इनको। ये जो तरंगे मुख्य रूप से सबसे अंत में आती है। पूछ ले कि सबसे अंत में कौन सी भूकंपीय तरंग आती है, तो वो अपने एल तरंग जो है, धरातलीय वेव जो है, सबसे अंत में आती है। ठीक है, और ऊपरी धरातल में संचरण करती है। कहां करती है? धरातल के
ऊपरी भाग में। यदि पृथ्वी जो है इस पृथ्वी के किस भाग में, इस भाग में यहां संचरित होती है मुख्य रूप से एल तरंग। तो अब जितना भी स्ट्रक्चर बना होता है आपको पता है यही बना होता है, जो भी सड़क पेड़ पौधे मनुष्य आवास जो सब कुछ ऊपरी होता है धरातल के ऊपरी भाग में। तो यह तरंग सबसे अंत में आती है, धरातल के ऊपरी भाग में संचलित होती है और सबसे अधिक विनाशकारी मानी जाती है। और तीसरी इसकी विशेषता क्या होगी, यह सबसे अधिक विनाशकारी होती है ना, क्योंकि ये इनसे सेल जो है विस्थापित हो जाते हैं और इमारतें ध्वस्त हो जाती है और जान माल का अपार नुकसान होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु आता है साथियों इसके अंदर भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब छाया क्षेत्र अर्थक्वेक शैडो जोन। अब ये क्या होता है, तो वो क्षेत्र छाया क्षेत्र कहलाता है जहां किसी भी प्रकार की जो भूकंपीय तरंग है उसको नहीं पड़ा जाता है। यानी पृथ्वी का वह भाग, सिस्मोग्राफ जो है उसके अंदर वो क्षेत्र, पृथ्वी के वो भाग जहां के न तो पी आती है न एस आती है। अब पी का छाया क्षेत्र अलग है और एस का छाया क्षेत्र अलग है, क्योंकि पी तरंग जो है वो 105 से 142 145 डिग्री के बीच में नहीं अभिलेखित होती है। एस जो तरंग होती है 105 से 105 डिग्री के बीच में अभिलेखित नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि जो एस तरंग है उसका छाया क्षेत्र काफी बड़ा होता है, यानी वो पृथ्वी के कुल क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा उससे भी ज्यादा होता है ना। तो पहली विशेषता छाया क्षेत्र के अंदर देखो क्या है कि वह क्षेत्र होता है जहां भूकंप लेखी यंत्र पर भूकंपीय तरंगे जो अभिलेखित नहीं होती है। दूसरा, पी तरंगों का छाया क्षेत्र भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है ना, भूकंपीय अधिकेंद्र से। एस तरंग का जो छाया क्षेत्र है मैंने बताया कि अधिकेंद्र से कितना होता है 105 से 105, काफी बड़ा होता है ना। और यह पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग है जो लगभग पृथ्वी के 40% हिस्से से भी काफी बड़ा हो सकता है। समझ रहे बात को। इसलिए एस तरंग जो है उसका छाया क्षेत्र काफी बड़ा होता है। अब छाया क्षेत्र के लिए यदि अपन देखें कि छाया क्षेत्र होता क्या है, तो यहां मैं एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा आपको बता दूं कि छाया क्षेत्र होता क्या है। सबसे पहले पी तरंग का छाया क्षेत्र अपन लेते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है और अब यहां अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो छाया क्षेत्र होता है मुख्य रूप से ये देखो, ठीक है। अब ये हो गया अपना पी क्षेत्र के लिए, ठीक है। ऐसा ही अपन डायग्राम यहां बना लेते हैं। एस तरंग का छाया क्षेत्र लेंगे इसमें, ठीक है। अभी बताते हैं आपको, देखो ये हो गया अपना एस तरंग वाला छाया क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया पी का छाया क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे कि पी का जो छाया क्षेत्र होता है वो कितना दूर होता है, कहां से कहां तक होता है। तो ये वाला एरिया, यहां तरंगे अभिलेखित हो रही है।
इसके अलावा ये तरंगे यहां पर भी अभिलेखित हो रही है। इसका मतलब कौन सा भाग हो गया इसका, यानी यहां 105 डिग्री और यहां 145 डिग्री, यहां 105 डिग्री और यहां 145 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में वाला जो भाग मुख्य रूप से है, वहां पे मुख्य रूप से ये इनका छायास्त्र आपको नजर आ रहा है। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से अपन यहां देखते हैं। ये एस तरंग का छायास्त्र लेते हैं, एस तरंग का छायास्त्र, ठीक है। अब यहां से अपन तरंग अधिकेंद्र ये मान लेते हैं, यहां से इस पे तरंगे डालते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इसका छायास्त्र कहां से कहां तक हो गया, 105, क्योंकि यहां 105 से परे ये तरंगे नहीं पहुंचती है, तो ये कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया। समझ गए। तो अब अपन इसकी यदि तुलनात्मक अध्ययन करें साथियों, तो एस का छायास्त्र जो होता है वो काफी बड़ा है और पृथ्वी के 40% भाग से अधिक, भाग से ज्यादा। ठीक है, ये काफी बड़ा होता है क्योंकि एस तरंग होती है वो पृथ्वी के बहुत कम प्रदेश को घेरती है, लेकिन पी तरंग है पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से में पहुंचती है, इसलिए इसका छायास्त्र होता है वो काफी छोटा होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसका छायास्त्र है उसको समझ सकते हैं। बताना मेरे को कैसा लगा। उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप के प्रमुख प्रकार कौन कौन से। वो तो पृथ्वी पर अक्सर साथियों जो भूकंप आते हैं वो कौन से आते हैं, विवर्तनिक भूकंप। सामान्यतः जो है टेक्टोनिक भूकंप प्राय प्राय आया करते हैं, क्योंकि प्लेटें जो होती है, जो प्लेटें होती है, इन प्लेटों में जो संचलन होता है एक दूसरे की तरफ, या प्लेट के अंदर गति होती हो एक दूसरे के विपरीत, तो इन प्लेटों में संचलन के कारण मुख्य रूप से भूकंप जो अक्सर आते हैं उनको विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है अपन पढ़ेंगे विस्तार से, तब मैं आपको और बताऊंगा कि प्लेटें कितनी है और कैसे वो संचलित होती है, कौन से बल उसके लिए उत्तरदायी है। तो अक्सर पृथ्वी पर ये कौन से भूकंप आते हैं, विवर्तनिक। और जो भ्रंश तल के किनारे, अब भ्रंश कौन सा होता है, वह क्षेत्र, वो दरार वाला क्षेत्र जो दो प्लेटों के बीच में होता है पृथ्वी, वह भाग जो दरार वाला क्षेत्र होता है काफी नीचा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। दूसरा जो भूकंप होता है वो आता है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ये भूकंप प्राय उन भागों में आते हैं जहां के ज्वालामुखी उद्गार होता है, वो विस्फोटक होता है उसके आसपास में, क्योंकि विस्फोट के साथ में जब लावा बाहर निकलता है तो आसपास का जो धरातल है उसमें कंपन हो जाता है, लेकिन ये बहुत अधिक जानमाल का नुकसान नहीं पहुंचाता। वोल्केनिक जो भूकंप आते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, और ये काफ़ी अधिक नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तीसरा प्रकार का जो भूकंप आता है वो आता है नियात, कोलैप्स। कोलैप्स भूकंप कहाँ आते हैं मुख्य रूप से, तो वो क्षेत्र जो खनन क्षेत्र है पृथ्वी पर, जहाँ पे कोयला निकलता है, तांबा निकलता है, लोहा निकलता है, तो खान का कोई बड़ा हिस्सा, बड़ी चट्टान टूट करके नीचे गिर जाती है, तो आसपास के इलाके में कंपन पैदा हो जाता है साथियों, तो उस भूकंप को बोलते हैं नियात भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक, है ना। तो किसी खनन क्षेत्र में भूमिगत छत के ढह जाने से ये महसूस होते हैं, ये ज्यादा विनाशकारी भी नहीं होते, क्योंकि ये थोड़े प्रदेश में थोड़ा कंपन पैदा करते हैं। चौथा टाइप आता है भूकंप का है, वो है विस्फोटजन्य। तो कहीं पर भी यदि परमाणु बम का परीक्षण हो या रासायनिक कोई परीक्षण हो, किसी भी प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें बड़ा धमाका होता है, तो उसी से संबंधित जो भूकंप आते हैं वो आते हैं विस्फोटजन्य भूकंप। पांचवा आता है बांध जनित भूकंप। तो बांध जनित मतलब अपन नदी जो है उसके पानी को बांध बना के रोकते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी पानी इकट्ठा हो जाता है कि बहुत बड़ी झील बन जाती है, उस झील में काफी ज्यादा जल इकट्ठा हो जाता है और उस जल का दबाव उस प्लेट पर भार बढ़ता है, जिसके कारण कभी कभार प्लेट जो है वो चलायमान होती है और वो हिल जाती है, क्योंकि उस भार को सहन नहीं कर पाती है तो प्लेट हिल जाती है। तो ऐसे भूकंप बांध जनित भूकंप होते हैं, है ना।
तो ये जल भराव के भार बढ़ने से ऐसे होते हैं। भारत में ऐसा भूकंप आया भाई, इस तरह का भूकंप भारत में कहाँ आया है? तो इसका उदाहरण है अपना जो महाराष्ट्र के अंदर लातूर के अंदर, लातूर का जो भूकंप आया था वो किस प्रकार का था? बांध जनित भूकंप था 1967 के अंदर मुख्य रूप से ये भूकंप आया था। तो वो कैसा था? बांध जनित भूकंप था, है ना। तो ये इसका 5वां प्रकार है। अब अक्सर सर्वाधिक भूकंप है वो कौन से आते हैं? अपने समझ गए होंगे कौन से भूकंप आते हैं सर्वाधिक? सर्वाधिक भूकंप आते हैं विवर्तनिक, टेक्टोनिक भूकंप है वो ज्यादा आया करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भूकंप मापक। अक्सर तो हो गया अपना, है ना। तो भूकंप मापक, तो मापक के लिए तो अपन ने देखा था कि मुख्य रूप से कौन सा यंत्र इसके लिए काम में लेते हैं। तो भूकंप मापक यंत्र कौन सा है? ये तो अपन ने देख ही लिया, सिस्मोग्राफ। कौन सा है? सिस्मोग्राफ। यानी इसके द्वारा मुख्य रूप से भूकंप जो है उसकी तीव्रता को मापा जाता है। लेकिन इसके लिए स्केल कौन सी होती है? तो भूकंप की तीव्रता यदि अपन कहें तो कि कितना तेज भूकंप आया है, तो तीव्रता मापते हैं रिचर स्केल कह सकते हैं उसको, है ना, या रिक्टर स्केल भी इसको कहा जाता है। रिक्टर स्केल पे इसको मापा जाता है। अब रिक्टर स्केल जो है, रिक्टर कौन था? तो ये फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसने मुख्य रूप से गुटेनबर्ग के साथ मिलकर के 1935 के अंदर 1935 में ये स्केल तैयार किया था। और ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम में लिया जाता है मुख्य रूप से रिक्टर स्केल। और इसके अंदर जो पाठ्यांक होता है साथियों, है ना, पाठ्यांक जो होता है इसके अंदर मुख्य रूप से वो होता है 0 से 10 तक। यानी 0 से 10 तक के अंक इसके अंदर होते हैं और उसके द्वारा अपन इसकी तीव्रता को मापते हैं। यदि कोई भूकंप मान लेते हैं कि रिक्टर स्केल यदि 1 का है ना, तो उसकी तीव्रता जितनी भी है उसी से नुकसान जितना भी है। तो यदि 2 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो वो ठीक इसी से डबल आता है, समझ गए। यदि 3 रिक्टर स्केल का, अब 1 से तो 2 डबल है, लेकिन 3 रिक्टर स्केल का यदि कोई भूकंप आया है तो वो 2 वाले से डबल का होता है, समझ गए। तो हर एक अंक के बाद में उसकी जो तीव्रता है वो कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। तो ये भूकंप वैज्ञानिक थे मुख्य रूप से कहाँ के? फ्रांस के। अब एक आता है आघात की तीव्रता। एक अपन मापते हैं आघात की तीव्रता, कि आघात की तीव्रता यानी इससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है उसको कैसे मापते हैं। तो ये एक इटली का जो भूकंप वैज्ञानिक है, मर्केली स्केल। कौन है? मर्केली स्केल, मर्केली के नाम पे, ठीक है। तो मर्केली स्केल के द्वारा आघात की तीव्रता को मापते हैं। और यह मर्केली कहां का था? तो ये इटली भूकंप वैज्ञानिक हुआ है। और इटली का भूकंप वैज्ञानिक था, उन्होंने इस मर्केली स्केल का विकास किया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम मर्केली स्केल रखा। इसमें जो पाठ्यांक होता है वो होता है भाई कहां से कहां तक कितनी संख्याओं के बीच इसको मापते हैं। तो वो अंक होता है इसमें 1 से 12 तक। कितने अंक इसमें मुख्य रूप से काम में ले जाते हैं? 1 से 12 तक। तो ये इसका भूकंप का मापन होता है, ठीक है ना। इसके लिए अपन सिस्मोग्राफ यंत्र काम में लेते हैं। तीव्रता को रिक्टर स्केल पे मापते हैं, जो फ्रांसीसी रिक्टर स्केल जो था उसके बेस पे इसका मापन किया जाता है तीव्रता का। और एक होता है आघात की तीव्रता, जो इटली का भूकंप वैज्ञानिक मर्केली था तो उसके नाम पर इसको मर्केली स्केल भी कहा जाता है। और इसमें जो पाठ्यांक अंक होते हैं वो 1 से 12 तक लिए जाते हैं। इसके अंदर रिक्टर स्केल के अंदर जो अंक है 0 से 10 तक के अंदर इसको अपन मापते हैं, ठीक है। अगला बिंदु अब है भूकंप के प्रभाव। तो प्रभाव मुख्य रूप से क्या है? तो इसके प्रभाव की बात आती है साथियों, तो देखो सबसे पहले भूमि का हिलना। तो भूमि तो हिलती है, हमें पता है, कंपन तो होता ही है। दूसरा है धरातल, ये विसंगति, धरातल उबड़ खाबड़ होता ही है, ये भी हमें पता है। तीसरा है भूस्खलन या पंखस्खलन, ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से चट्टानें नीचे की ओर खिसक जाती है, ऐसा भी होता है, ये भी हमें पता है।
तीसरा है मृदा द्रवण, तो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र या कह सकते हैं या कोई ऊंचा धरातल है, वहां से मिट्टी कंपन होने से नीचे की ओर द्रवित होना प्रारंभ हो जाती है। धरातल का झुकना, तो इस प्रकार से एक भाग है नीचे दूसरे भाग की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये भाग पहले इस प्रकार से था, खड़ा था, फिर ये नीचे झुक गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लेट जो होती है आमने सामने खिसकते तो कभी कभार एक प्लेट नीचे धस जाती है, दूसरी उसके ऊपर स्थापित हो जाता है, क्षेपण हो जाता है, ऐसा भी होता है। हिमस्खलन, जो हिम वाले क्षेत्र, जो आइस क्षेत्र है जहां बर्फ जमी रहती है, वहां पे हिम का स्खलन हो जाता है। धरातलीय विस्थापन, प्लेटें एक दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होती है, तो कहीं दरार आ जाती है और कहीं उभार आ जाता है। बांध का टूटना, बांध टूट जाते हैं, आग लगती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके साथ में जंगल के अंदर पेड़ हिल करके जब उनमें घर्षण होता है तो दावानल लगे हो जाता है। वस्तुओं का गिरना, घरों में या गांव के अंदर, शहरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक अपने जो विद्युत पोल है वो टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वस्तुएं जो भी इमारतें टूट जाती है, गिर जाती है, तहस नहस हो जाती है, सड़कें टूट जाती है, पुल टूट जाते हैं, बहुत सारा नुकसान होता ही है ना। और बांध और इमारतों का टूटना, ये भी एक बड़ा प्रभाव है। अब एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो है, उसका नाम है सुनामी। ये आपने नाम काफी सुना है, सुनामी। अब सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है दोस्तों? जापानी भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है? समुद्री लहरें। TSU, सागरीय समुद्र, नामी लहर, ठीक है। अब सुनामी कब आती है? तो जब भूकंप का केंद्र समुद्र के पास, समुद्र की तली में या आसपास हो, या उसके आसपास में हो, तो ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, सुनामी आती है। ठीक है, और यही लहरें सुनामी कहलाती है। यही लहरें क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है। अब इसका प्रभाव क्या होता है मेरे साथियों? इसका जो प्रभाव होता है कि पड़ोसी जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ आ जाती है ना। द्वीप समूह नष्ट हो जाते हैं। भारत का इंदिरा पॉइंट 2004 के सुनामी में नष्ट हो गया था, आपको पता है। तो ये भी कारण है। और समुद्री जीव है उनको नुकसान है, समुद्री यातायात है वो भी काफी प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा भारत का इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणतम बिंदु था, भारत का इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु था। यह 2004 की सुनामी में नष्ट हो गया। 2004 की सुनामी जो थी उसमें नष्ट हो गया था। इसका मतलब भारत 2004 से पहले सुनामी आपदा प्रबंधन में शामिल नहीं था। अब भारत जो है इस आपदा में शामिल हो गया मेरे दोस्तों। भारत 2004 की सुनामी का प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव के कारण भारत को लगा कि ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो 2005 में भारत सुनामी आपदा प्रबंधन में भागीदार हो गया। समझ गए? कब? 2005 के अंदर भारत भी शामिल हो गया, क्योंकि ये सुनामी 2004 की जो थी काफ़ी विनाशकारी थी। जापान को बहुत बड़ा नुकसान है, चाइना का जो पूर्वी तट है बहुत बड़ा नुकसान है, फिजी द्वीप समूह है ना, यहाँ बहुत बड़ा नुकसान है, मलेशिया है,
अपना सिंगापुर है, जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, ये सारे द्वीप समूह है, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और भारत का जो पूर्वी तट है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। इस कारण भारत 2005 में सुनामी आपदा प्रबंधन जो है उसमें शामिल हो गया था। थैंक यू। ये थी पहला लेसन, पहला टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अब दूसरा इसका भाग है वो देखेंगे अपन ज्वालामुखी, उससे किस तरह की जानकारी हमें हासिल होती है। तो ज्वालामुखी क्या होता है, उसमें उद्गार कैसे होता है, कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं और किस तरह की शिलाकृतियां उसमें बनती है, आदि आदि बिंदुओं पर चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए सर्वा क्लासेज। सभी साथी अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। इसके साथ साथ में अपना एप्लीकेशन खुद का है तो उसको डाउनलोड कर लें, सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन को। वहाँ पे आपको संपूर्ण जो कोर्स है वो एक प्रकार से कहें तो एक सामान्य से कॉस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। कॉस्ट रखना हमारी मजबूरी है ना, क्योंकि एप्लीकेशन कौन चलाएगा, फिर संस्था जो चला रही है एप्लीकेशन हमें दे रही है, तो उसमें जो उसका मेंटेनेंस है, उसका हैंडलिंग चार्ज है बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता ही है। इस वजह से नॉर्मल चार्जेज जो है उसके अंदर आपको शानदार कोर्स हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जुड़े अवश्य सर्वा क्लासेस के साथ में। आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और इससे बेहतर क्लास, एक से बढ़कर एक क्लास आप तक हम लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। थैंक यू।